हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अगर पहला कोई लिव इन रिलेशनशिप था तो वो अमृता और इमरोज का था। वो कहती है ना कि मर्द ने औरत के साथ सिर्फ सोना सीखा है, जागना नहीं। अमृता ने अपनी शादी में होते हुए किसी गैर मर्द से मोहब्बत की। बीवी होने से पहले एक इंसान भी है। ये जो लव ट्रायंगल था अमृता का साहिर से और इमरोज का अमृता से, इसमें प्रीतम कहाँ से आ गया? आप चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे कोई भी सिंह हो, आप औरत के एहसास पे कदगन नहीं लगा सकते। इस बात को कबूल क्यों ना किया जाए कि एक औरत शादी के बाद भी मोहब्बत कर सकती है। वो कहती है मुझे साहिर से मोहब्बत है। अब आपको अमृता इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि साहिर ने क्यों नहीं कबूल किया? उसने बहुत से इश्क किए। उसने अमृता से भी किया, लता मंगेशकर से भी किया, सुधा मल्होत्रा से भी किया। अमृता को मरते दम तक साहिर से मोहब्बत रही। उसने उस मोहब्बत को ओन किया। फिर इमरोज के पास जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? वो दिल का रिश्ता है, ये जिस्म का रिश्ता है। ज्यादा ताकतवर कौन सा रिश्ता है, जिस्म का या दिल का? अमृता को लाहौर से मोहब्बत थी। अमृता के दिल में ये गिला था, तकसीम ने सिर्फ जमीन ही तकसीम नहीं की, मेरी मोहब्बत भी तकसीम कर दी। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी मोहब्बत आज भी याद की जाती है जिसमें अमृता प्रीतम ने साहिर से और इमरोज ने अमृता प्रीतम से मोहब्बत की। इनका ये लव ट्रायंगल क्या था? साहिर ने अमृता की मोहब्बत क्यों कबूल नहीं की? अमृता की प्रीतम सिंह से तलाक के बाद इमरोज और अमृता का 45 साल का साथ कैसा था, ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशानवी, आजकल हम रील वाला लव देखते हैं, लेकिन अगर हम रियल लव स्टोरी की बात करें तो तारीख में जो हमें लिखी हुई मिलती है वो अमृता की साहिर से मोहब्बत और इमरोज की अमृता से मोहब्बत। ये जो लव ट्रायंगल है इसको आज आपसे समझेंगे, लेकिन अगर पहले हम जानना चाहें अमृता प्रीतम कौन थी? अमृता प्रीतम एक बहुत खूबसूरत रूह थी। जैसे वो खुद कहती है ना कि खुशियाँ खूबसूरत जिस्मों के लिए होती हैं और गम खूबसूरत रूहों के लिए। तो वो ऐसी खूबसूरत रूह थी जिसने अपने इश्क के गम को पाला और ओन किया। बहुत ही खूबसूरत शायरा थी, पंजाबी ज़बान में शायरी करती थी, गुजरांवाला और लाहौर से ताल्लुक़ था, लेकिन बहुत बड़ी शायरा थी। 100 से ज़्यादा किताबें लिखी उन्होंने, बहुत से इनामात मिले। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ तो काफ़ी देर गुजर जाएगी। जो इनामात उन्हें मिले, राज्यसभा की मेंबर रही, सब कुछ रहा। लेकिन बहुत बड़ा कारनामा मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, ब्रिटिश इंडिया में अपनी मोहब्बत को ओन करना था। इस सच के साथ रहना था कि मुझे फ़लाँ शख्स से मोहब्बत है और मैं उस मोहब्बत को ओन करती हूँ। और उसको जब कहा गया, जब खुशवंत सिंह ने उन्हें कहा कि तुम्हारा बायोग्राफी तुम्हारी है क्या, सवाने है क्या, तो वो तो एक रसीदी टिकट पे आ जाएगी। बहुत बड़ा तंज किया खुशवंत सिंह ने। खुशवंत थोड़े मशहूर भी थे इस बात के लिए, वो औरतों पे तंज सारा इस तरह किया करते थे। तो जब ये तंज उन्होंने अमृता सिंह पे किया तो अमृता सिंह ने अपनी बायोग्राफी लिखी है रसीदी टिकट, नाम ही रसीदी टिकट रख दिया। उसके अंदर उन्होंने अपनी उस मोहब्बत का जिक्र किया जो साहिर के साथ ही। साहिर लुधियानवी बहुत बड़ा शायर थे। फिर एक शख्स जिसे अमृता से मोहब्बत थी, वो उसकी पूरी कहानी है, उसके शौहर की कहानी है, इसकी अपनी मोहब्बत की कहानी है, जिसे इससे मोहब्बत थी उसकी कहानी है। तो ये एक इटर्नल ट्रायंगल थी जो मोहब्बत के एक बड़े ही मुख्तलिफ, जो राजुल वक्त तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ एक तसव्वुर था जो अमृता प्रीतम ने दिया। बारह उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है। तकसीम, हिजरत, हिज्र और गम, इश्क, मोहब्बत, दूरी, महजूरी, ये तमाम कैफियत का पंजाबी ज़बान में ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ही शानदार कमाहुक्काहू अफसाने में, शायरी में पेश किया है अपना माफ़िज़ ज़मीर। शायद बनी कैसी है? इनकी वालिदा बिस्तर मर्ग पे थी, तो 11 बरस की इनकी उम्र थी अमृता प्रीतम की। इनका ख्याल था कि ईश्वर कभी भी बच्चों की दुआ टालता नहीं है। माँ मर रही थी, इन्होंने दुआ मांगी कि ईश्वर तू तो कभी भी बच्चों की दुआ नहीं टालता, मेरी माँ को मरने ना देना माँ, लेकिन फिर भी मर गई। तो पहली बार उसको झटका सा लगा 11 बरस की उम्र में कि ईश्वर तो बच्चों की दुआएं सुनता, तो मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी। तो अंदर से कुछ टूट गया उसके। ये पहला धचका था, माँ की मोहब्बत का छिन जाना, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट का डगमगा जाना और एक शेर फहमी की तरफ, शेर गोई की तरफ या
अपने कर्ब को बयान करने की तरफ पहला कदम माँ की मौत बनी बेसिकली। लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में जब 3 गिलास रखे होते थे घर में नानी ने कि ये गिलास मुसलमान के पानी पीने के लिए या किसी और के पानी पीने के लिए, तो वो गिलासों को उसने मिला दिया, गलत मलत कर दिया। उसने कहा नहीं, हम इन्हीं गिलासों में पानी पियेंगे, मैं तो इन्हीं गिलासों में पानी पीऊँगी। अब ये देखिए, छोटी सी उम्र थी, 4-5 बरस की उम्र थी। आगे जाके जो पूरी कहानी उनकी मोहब्बत की चली, तेरे जहाँ को गम की तलाश थी, तेरे जहाँ, वो जो गम की तलाश वो गिलास की सूरत में फिर बाद में हमें साहिर की सूरत में नज़र आती है। ये जो लव ट्रायंगल था अमृता का साहिर से और इमरोज़ का अमृता से, इसमें प्रीतम कहाँ से आ गया? प्रीतम को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है इस पूरी कहानी में, शायद इस वजह से कि हमारे जज्बात तो मोहब्बत करने वालों के साथ होते हैं, लेकिन हमारी जो रिवायात हैं उन्हें हम खुद तोड़ना चाहते हैं, खुद पसंद नहीं करते, खुद क्रॉस करना चाहते हैं उन बैरियर्स को, इसलिए जज्बात मोहब्बत करने वालों के साथ होते हैं। हालांकि प्रीतम पहले आया था, इन दोनों से पहले आया था अमृता की ज़िंदगी में, और उसका बचपन से मंगेतर था। अच्छा। हौजरी के ताजिर थे प्रीतम, यहाँ धनीराम रोड लाहौर पे रहा करते थे, यहीं उनकी दुकान भी थी, और वो ख़ुद भी शेर व शायरी का शगफ़ रखते थे। अच्छा। और 16 बरस की उम्र में प्रीतम की शादी हो गई अमृता के साथ। अमृता लाहौर आ गई, अनारकली में रहीं। साहिर से तो मुलाकात बाद में हुई प्रीत नगर में, ये जो लाहौर और दिल्ली के दरमियान कहीं वाक़ है प्रीत नगर, वहाँ पहली बार उन्होंने एक दूसरे को देखा। तो अमृता कहती है कि साहिर की जो खामोशी थी वही उन्हें भा गई, वो क्लिक किया बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रीतम तो उनकी ज़िंदगी में बहुत पहले आ गए थे। प्रीतम से 2 बच्चे थे अमृता प्रीतम के। प्रीतम का नाम सारी ज़िंदगी अमृता के नाम के साथ लगा रहा है, जुड़ा रहा है। तो मेरा ख्याल है प्रीतम को थोड़ा सा हम प्रीतम सिंह को थोड़ा अंडरमाइन भी करते हैं या अंडरस्टेट भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रीतम सिंह को अमृता के साथ हम थोड़ा सा अंडरस्टेट भी करते हैं, ऐसा था नहीं। एक तो बड़ी खूबसूरत बात कहती है कि ज़िंदगी आपके उसी वस्फ़ का इम्तिहान लेती है जो आपके अंदर होता है, और मेरे अंदर मोहब्बत थी, उस मोहब्बत का इम्तिहान लिया प्रीतम सिंह के हवाले से भी, अपनी औलाद के हवाले से भी, साहिर के हवाले से भी, इमरोज़ के हवाले से भी। हर जगह अमृता प्रीतम गिविंग एंड पे नज़र आएंगी आपको, हर रिलेशन में, सिर्फ साहिर ही के साथ नहीं। हम ज़रा साहिर के साथ रोमांटिसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, अदरवाइज़, या उन्होंने ख़ुद बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया अपनी उस मोहब्बत को, अदरवाइज़ हमें हर जगह पे वो गिविंग एंड पे नज़र आती हैं। प्रीतम के साथ कैसा ताल्लुक़ था? बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, लेकिन बहुत नेचुरल भी था कि जब आप आज के ज़माने में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप किसी से मोहब्बत करते हो और आपका शौहर उस मोहब्बत को कबूल कर ले, शायद मुश्किल हो जाएगा। इतना रोशन ख्याल मुआशरा अभी हुआ नहीं है। लेकिन प्रीतम सिंह और इनके दरमियान साहिर की मोहब्बत आड़े आई। साहिर से मोहब्बत से पहले इनका रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत नेचुरल, जैसे समाजी रिश्ते होते हैं। प्रीतम सिंह एक अच्छे खासे हौजरी के ताजिर थे, और इनके जो वालिद थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी इसीलिए की कि वो माँ जल्द फौत हो गई थी, तो 2 बच्चे पैदा हुए। बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, और कहीं हमें नज़र नहीं आता कि प्रीतम सिंह ने इनकी तख्लीकी काविश में, तख्लीकी काम में कहीं आड़े आया हो प्रीतम सिंह। उन्होंने हमेशा, अगर ऐसा होता तो धनीराम रोड पे साहिर इनसे मिलने के लिए न जा सकते। अच्छा। लेकिन साहिर इनके घर जाते थे, अमृता से मिलने के लिए जाया करते थे। अगर प्रीतम सिंह ने इस चीज़ को डिस्करेज करना होता तो वो डिस्करेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि प्रीतम सिंह भी एक रोशन ख्याल आदमी थे। कैसे रोशन ख्याल होना कहेंगे, या सेल्फ रिस्पेक्ट पे उन्होंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपनी, कि उनकी बीवी किसी और से मोहब्बत कर रही है? व्हाट्सअप, ये एक बड़ा ही नाजुक नुक्ता है। बीवी होने से पहले एक इंसान भी है। बेटी, बहन, बीवी, ये तो रिश्ते हैं ना। बीवी होने से पहले वो एक इंसान है। यही उसका तसव्वुर मोहब्बत भी है, यही उसका तसव्वुर ज़ात भी है कि औरत कोई कमोडिटी तो नहीं है। वो कहती है ना कि मर्द ने औरत के साथ सिर्फ सोना सीखा है, जागना नहीं। अच्छा। इसका बड़ा गहरा मतलब है इस चीज़ का। आप दुनिया भर की पेंटिंग्स, दुनिया भर का स्कल्पचर, दुनिया भर का अदब उठा के देखें तो औरत, या तारीख़ उठा के देख लें तो औरत ज़्यादातर आपको एक कमोडिटी के तौर पे मिलती है जो हमने बना के पेश की। जिन्स, उसकी अगर ख़ूबसूरती की बात होगी तो उसके बदन की बात होगी, उसके जिस्म की बात होगी। अगर औरत
से प्यार करने की बात होगी तो उसके जिस्म को हासिल करने की बात होगी। औरत की अगर पाकीज़गी की बात होगी तो वो भी जिस्म से ताल्लुक़ रखती है। बहुत ही अच्छी बात। अगर पाकीज़गी की बात होगी तो वो उसके जिस्म की पाकीज़गी की बात होगी। लेकिन क्या औरत सिर्फ जिन्स से मुतालिक या अपने बदन में क़ैद कोई कमोडिटी है, कोई शय है जिसके साथ हमने पाकीज़गी या लताफ़त या जिन्स या मोहब्बत और उसको कंडीशनल भी कर दिया कि अगर ये मेरी बीवी है तो मुझे इससे मोहब्बत है, अगर ये मेरी बीवी नहीं है तो मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो स्टार स्पैंगल्ड स्काई से मोहब्बत हो सकती है, पालतू जानवर से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत तो एक ऐसा, वो कहते हैं ना, दरिया है कि पानी कम भी हो तो ये उतरता नहीं है, कम नहीं होता। यानी मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिस पे आपको इख्तियार भी नहीं है। और हम मर्द को तो वो सारे इख्तियारात देते हैं, वो सारा इख्तियार दे। मर्द अगर मोहब्बत कर रहा है, कुछ 2 मोहब्बतें, 3 मोहब्बतें, 4 मोहब्बतें, तो वो उसे तो इस माशरे में या उस हिंदुस्तानी माशरे में या मुतहद्दा हिंदुस्तान के माशरे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है, उसे प्राइड भी समझा जाता है। लेकिन औरत अगर वो करे तो उसको ये हक़ नहीं दिया जाता। तो आपका क्या ख्याल है? कृष्ण चंद्र लिखते हैं औरत जब किसी से मोहब्बत करती है तो अपने दिल के नेहा खानों में एक समंदर है उसके, उस समंदर के अंदर उसकी गहराई में वो एक डिबिया रखती है। उस डिबिया में, यानी कि औरत का दिल, उसके अंदर एक समंदर, समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर एक छोटी सी डिबिया उसने संभाल के रखी होती है जिसमें मोहब्बत पड़ी होती है उसकी। अच्छा। रातों को, चांदनी रातों को, जब सब सो रहे होते हैं, वो बड़ी खामोशी से उन अथाह गहराइयों से उस डिबिया में से अपनी मोहब्बत को निकाल के प्यार करती है, फिर वापस संभाल के रख लेती है। औरत इस तरह मोहब्बत करती है। आप चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे कोई भी सिंह हो, आप औरत के एहसास पे कदगन नहीं लगा सकते। ये कहती थी अमृता प्रीतम। कसूर उसका ये था कि वो अपनी मोहब्बत को ओन करती है एक ऐसे मुआशरे में जहाँ औरत कुर्बान करती है अपने हर एहसास को अपने पति के कदमों तले, या अपने बाप की पग तले, या अपने भाइयों की अना के तले। यही कुर्बानी होती थी ना। तो वो उस सारे बैरियर्स को तोड़ देती है। वो कहती है मुझे साहिर से मोहब्बत है। प्रीतम को अमृता से मोहब्बत थी या सिर्फ एक जिनसी ताल्लुक था? मोहब्बत डेवलप हो गई थी, मोहब्बत तो हो ही जाती है। देखिए, कोई ऐसा नहीं था कि प्रीतम सिंह को जाते जाते रास्ते में से किसी ने पिक कर लिया हो या उसके बाप ने पिक कर लिया हो। दे ग्रू टुगेदर, वो एक दूसरे को जानते थे, पहले से तय था। अमृता ने बकामी होशो हवास ये शादी की थी, तो शादी में जो सारे लवाजमात होते हैं वो सारे पूरे हो रहे थे। अब मोहब्बत, वो कहती है ना कि वो आग थी जिसके अंदर जलना चाहती थी। वो साईं मुझे थोड़ी सी आग दे दे, मैं इस आग में जलना चाहती हूँ, कहती है ना अपने एक नज़्म में छोटी सी। वो आग उसे जो दिखी वो साहिर की सूरत में दिखी। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वो जो आग के दरिया में से डूब के जाने वाली मोहब्बत थी वो साहिर के साथ थी। प्रीतम सिंह उसका शौहर था, जैसे हज़ारों शादियां होती हैं, उसकी भी शादी हो गई थी प्रीतम सिंह के साथ। इस बात को कबूल क्यों ना किया जाए कि एक औरत शादी के बाद भी मोहब्बत कर सकती है। शादी का मतलब ये तो नहीं कि वो कोई जमालियाती शऊर को कुर्बान कर दे, वो अपने अंदर के इंसान को मार दे, सिर्फ पति देव के कदमों में रख दे और इजहार ना करे इस बात को। हो सकता है औरतें करती हों उस ज़माने में, हो सकता है औरतें ये जतलाती हों बहुत ज़्यादा कि जी हमें अपने शौहर से मोहब्बत है, हो भी सही। हो सकता है अपनी किसी से अगर मोहब्बत हो तो उस मोहब्बत को अपने दिल में बसाए रखें, बताएं ना। हो सकता है इसका इजहार करना मुनासिब ना समझती हों, हो सकता है इस इजहार के करने से डरती हों, घबराती हों, हो सकता है पति से या शौहर से नफ़रत हो या पसंद ना हो या निभा करने पे मजबूर हो तो करती चली जा रही हो। ऐसी हज़ारों मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन अमृता ने ये नहीं किया। उसने जब तक निभा हो सकता था प्रीतम सिंह से निभा किया, जब नहीं हो सकता था तो उसको छोड़ दिया। प्रीतम ने अपनी शादी बचाने की कोशिश नहीं की? यकीनन की शादी बचानी, लेकिन वो शादी बचा रहा था, अमृता मोहब्बत बचा रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि शादी तो समाजी बंधन है, इजाबो कबूल है, आपने शादी करनी, तो आप इन औरत के अंदर जो रूह है, जो औरत के अंदर इंसान बसता है, आप उसे इंसान के तौर पे कबूल क्यों नहीं करते? प्रीतम के बच्चे थे उससे, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और साहिर के साथ रहना चाहती थी, तो उसे
सिर्फ समाजी बंधनों की वजह से या लोग क्या कहेंगे की वजह से या रिवायतों की वजह से या किसी और कदगन की वजह से, जो कि किसी की ईगो की वजह से, अपनी मोहब्बत को कुर्बान क्यों करना था? हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीतम में वो क्या कमी थी जो साहिर से अमृता को पूरी होती नज़र आ रही थी। बट साहब, अमृता की इस बात को आपने प्लीज़ गौर से सुनिए। वो ये कहती है कि खुद ही मोहब्बत पे खुद ही का ही एक तस्वुर है ना इंसान की, कि मैं सुबक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सर गिरां क्यों हो। खुद ही सांप के जहर की तरह होती है। जो सपेरा उस जहर को निकाल लेता है, सांप उसके हाथ में खिलौना बन जाता है। औरत के अंदर मोहब्बत ऐसे ही है। आपने उसे अपने हाथ में उस जहर को निकाल लिया तो वो आपके हाथ में खिलौना बन जाएगी। साहिर ने चाहते या ना चाहते हुए, शौरी या गैर शौरी तौर पे, उस जहर को निकाल दिया उसके अंदर से, जो कि प्रीतम नहीं निकाल सका। या अब ये उसका तस्वर है मोहब्बत है कि ये जो सब्र शुक्र है, यही है ना कि औरत भाई सब्र शुक्र करके उसके साथ रह लेती। वो उसका शौहर था, 2 बच्चे थे, एक ख़ानदान था। जब वो 16 बरस की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, फिर इतने लंबे अरसे तक जब निभा किया उसने, इतना सारा कुछ, जाहिर है कई दहाइयाँ गुजरी प्रीतम के साथ, क्या क्या कुछ शेयर नहीं किया होगा, तो वो सब्र शुक्र क्यों नहीं किया उसने? ये सवाल उठता है ना हमारे मुरव्वज अखलाकियात में। लेकिन वो कहती है कि सब्र शुक्र एक समाधि की तरह है जहाँ उम्र ला हासिल ज़ाया हो जाती है। यानी आपकी जो उम्र है, ज़िंदगी है, आपके जो जज्बात हैं, जो कैफियत आपकी हैं, वो कुर्बान हो जाती हैं उस समात पे। अच्छा, अगर हम ये देखें कि साहिर की एंट्री कैसे होती है और मोहब्बत का आगाज़ कैसे होता है। एक मुशायरे में मुलाकात हुई प्रीतनगर में, और साहिर पहली ही नज़र में इन्हें बहुत पसंद आ गए। खामोश खलाओं में घूरता हुआ, और फिर मुलाकात हुई। वो बड़ी खूबसूरत बात कहती है कि प्रीतनगर से वापस लाहौर आने के लिए एक लंबा फासला था जो तय करके उन्होंने एक बस तक जाना था। तो साहिर का कद क्योंकि ज़रा लंबा था, तो उनका साया पड़ रहा, तो उनके साये के साथ साथ चलते चलते वो कहती है कि वो ऐसा था कि वो सफ़र मेरा जी चाहता था कभी ख़त्म ही ना हो, यानी उस बस तक जाने का सफ़र ख़त्म ही ना हो। ये साहिर से पहली मुलाकात। और फिर जब ऑटोग्राफ लेने के लिए भी उनके पास कोई कागज़ नहीं था, तो उन्होंने अपनी हथेली आगे कर दी, और साहिर ने भी जो स्याही थी, जो रोशनाई थी, वो अपने अंगूठे पे मल के और वो निशान बना दिया उसकी हथेली पे, जो सारी ज़िंदगी उसके दिल में एक चमकदार एक चांद की तरह से झलकता रहा। अमृता के दिल में ये हुआ, उसने पाला उस मोहब्बत को। फिर जब साहिर जाके उनके घर में सिगरेट पिया करते थे, वो कहती साहिर को मेरी आदत पसंद नहीं कि मैं सिगरेट क्यों पीती हूँ। उसे पता नहीं है कि जो सिगरेट वो मेरे घर में पिया करता था और छोड़ के जाया करता था, मैं उन सिगरेटों के टुकड़ों को उठाकर पिया करती थी, और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसके हाथों की पोरों को, लम्स को छू रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। और मुझे वो जो धुआं था वो उसकी मोहब्बत नज़र आती थी, जो हुलूल कर रही होती थी मेरे दिल में, मेरे सीने में, मेरे तन बदन में सराहियत करती थी। मैं उन सिगरेट के टुकड़ों को भी संभाल के रख लिया करती थी जो साहिर पीता था। ये जज्बा बेख्तियार शौक़ देखा चाहिए, वो हिसाब है। उसको अपने ऊपर इख्तियार नहीं था, और ये हर इंसान की कैफियत होती है। आप ये कहते हैं कि हो भी तो आप उसे कंडीशन कर लें, आप उसे दबा लें, आप उसे बताएं ना, आप उसे ओन ना करें, आप किसी तरीके से अंदर ही अंदर घुटते रहें, वही उम्र ला हासिल की समाधि बना दें। आप ये बताएं ना किसी को, क्योंकि समाजी बंधन, क्योंकि ईगो, क्योंकि ताल्लुकात, क्योंकि रिवायात, उसमें उसके शिकंजों में आप फंसे हुए, तो आप उन्हें संभाल के रखें। उसने उन बैरियर्स को तोड़ दिया। दुनिया आमतौर पे नहीं तोड़ती, और ख़ातून तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ती। अब आपको अमृता इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि उसने उन बैरियर को तोड़ दिया। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर औरत इस तरह से करे तो उसके घर वाले भी उसे कबूल नहीं करेंगे, उसके सोसाइटी भी कबूल नहीं करेगी। हाँ, लेकिन फिर जिसने उसे कबूल किया वो भी बहुत बड़ा आदमी था। साहिर ने क्यों नहीं कबूल किया? साहिर एक खौफज़दा आदमी था, अनानियत का मारा हुआ भी था। मोहब्बत में घुलने का, मोहब्बत में जलने का, मोहब्बत को ओन करने का, मोहब्बत में लड़ने का कायल नहीं था, या उसके अंदर हिम्मत नहीं थी।
अदरवाइज़ जो अमृता प्रीतम ने किया साहिर के लिए, किसी भी आदमी को मेरा ख्याल है कि अगर वो निडर होता, अगर वो मर्द, अगर हम उस पैराए में जिसमें मर्द कहते हैं होता, तो वो यकीनन आगे बढ़ता। लेकिन मेरा ख्याल है वो अपनी माँ की मोहब्बत में इस हद तक घुला हुआ था, माँ की मोहब्बत का इतना मारा हुआ था, क्योंकि माँ को भी उसका बाप छोड़ गया था। अच्छा। यानी उसकी माँ को छोड़ दिया था। माँ बहुत दिगरगूं हालत में रही थी। उसने बहुत मेहनत से, बड़ी मेहनत शाखा से बड़ा किया था साहिर को। तो साहिर के ऊपर एक कर्ज भी था माँ की मोहब्बत का, जो हमेशा उसके साथ रहा। ये भी वजह थी। दूसरा, उसके मिजाज में सैलानी तबीयत भी थी। उसने बहुत से इश्क किए। उसने अमृता से भी किया, लता मंगेशकर से भी किया, सुधा मल्होत्रा से भी किया, और उसने एक नवाब की लड़की से भी किया, कॉलेज में भी कहीं किया। वो एक पारा सिफत आदमी था, और इसीलिए बस वो उसे कबूल नहीं कर सका। साहिर को मोहब्बत थी। अगर आप तकाबली जायज़ा लेना चाहते हैं कि अमृता को साहिर से मोहब्बत थी और साहिर को अमृता से मोहब्बत थी, तो मैं ये समझता हूँ कि साहिर को कोई मोहब्बत नहीं थी। साहिर सिर्फ अपनी ज़ात की तकमील के लिए, साहिर सिर्फ अपने शेरों को दवाम बख्शने के लिए, अपने ख़यालात को जला बख्शने के लिए, अपने एहसासात को रंगीन करने के लिए, या अपने एहसास को परवान चढ़ाने के लिए, शौरी या गैर शौरी तौर पे वो ये सब कुछ कर रहा था। वो उसकी मोहब्बत प्लेट में रख के मिल गई ना। मोहब्बत, अमृता की मोहब्बत उसे प्लेट में रख कर मिल गई। साहिर और अमृता जब करीब आए तो इन दोनों की शायरी के अंदर क्या फ़र्क आया, क्या तब्दीली आई? साहिर तो खैर एक बड़ा शायर था ही, पहले से ही बड़ा शायर था, और ख़ूबसूरत गीत उन्होंने लिखे हुए थे। अगर आप ये समझें कि अमृता की वजह से, जैसे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, बड़ा खूबसूरत गीत है, और ये O.P. नैयर ने गवाया भी महेंद्र कपूर से। उस वक्त जब मोहम्मद रफ़ी से नहीं गवा रहे थे, बड़ा मुश्किल गीत था, लेकिन महेंद्र ने बड़ा अच्छा निभाया। या कुछ ऐसा लिखना कि चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है, दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल की नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतज़ार करते हैं। ये जो नज़में हैं साहिर की, हम कह सकते हैं कि अमृता के फ़िराक़ में लिखी गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि साहिर इस दीवानगी को, इस मोहब्बत को, इस फ़िराक़ को, इस हिजर को, इस महजूरी की कैफियत को अपने ऊपर तारी करता था नज़में लिखने के लिए। अदरवाइज़ मिलना जुलना तो था अमृता के साथ, और अगर कोई दीवार, समाज की कोई दीवार बीच में थी, तो हमें साहिर की तरफ से इसका कहीं इकरार नज़र नहीं आता। साहिर कहीं ये नहीं कहता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी कर लूँ, या मैं निभा करूँ, या मैं अपना लूँ अमृता को, लेकिन क्योंकि वो शादीशुदा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, या कहीं ऐसा नज़र नहीं, उसका इजहार ही हमें कहीं नज़र नहीं आता। अमृता जो मोहब्बत करती थी साहिर से, क्या साहिर डिज़र्व करता था? चाहिए अमृता की मोहब्बत, वो कहती है मेरे लिए साहिर आसमान है और इमरोज़ छत है, खुले आसमान तले एक छत। ये साहिर और इमरोज़ की मोहब्बत को बयान करती है। वो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, वो डिज़र्व करता था या नहीं। बट साहब, दुनिया में बहुत सी बड़ी मोहब्बतें बग़ैर डिज़र्व किए भी मिल जाती हैं, और कदर नहीं होती। फिर कदर का होना ना, ये भी एक चीज़ है कि जिसने मोहब्बत की, उसने तो मोहब्बत की, वो अगर ये गर्ज रख कर मोहब्बत करे कि उसे माकूस राब्ते हों या रेसिप्रोकेट किया जाए या बदले में कोई मोहब्बत मिले, तो मेरा ख्याल है वो मोहब्बत है नहीं। अच्छा, मोहब्बत होती वो जो एक तरफा हो। जब हम ये कहते हैं कि उसने मोहब्बत की और फलां ने नहीं की, इसकी अमृता प्रीतम के लिए कोई अहमियत नहीं थी। इमरोज़ ने अमृता से मोहब्बत की बग़ैर किसी गर्ज के की, उसको पूरे सच के साथ कबूल किया, 40 से 45 बरस उसकी खिदमत की, अमृता से जवाब में कुछ नहीं मांगा। इमरोज़ भी तो था ना मोहब्बत करने वाला। लेकिन अब ये क्या ज़रूरी है कि अगर इमरोज़ उससे मोहब्बत करता है, जैसे कि हमारे यहाँ एक बड़ी रिवायत में मशहूर है कि औरत को उस शख्स से शादी करनी चाहिए जो उससे मोहब्बत करता हो, और मर्द को उससे करनी चाहिए जो जिससे औरत मोहब्बत करती हो। ये फजूल बातें हैं। अमृता की जो फ़िलॉसफी ऑफ लव थी वो इससे मावरा थी बहुत ज़्यादा।
वो ये चाहती थी कि उसको उसके पूरे सच के साथ कबूल किया जाए। प्रीतम सिंह ने कबूल नहीं किया, इमरोज़ ने कबूल कर लिया, वो इमरोज़ के साथ रही। साहिर ने तो मोहब्बत के बदले मोहब्बत देने का ना कभी वादा किया, ना दावा किया, ना इजहार किया। अमृता ने अपनी शादी क्यों ख़त्म की? मोहब्बत शादी के बंधन को आहिस्ता आहिस्ता निगल रही थी, निगल चुकी थी, ज़्यादा गालिब आ चुकी थी उसकी मोहब्बत। वो उस औरत थी, वो उस मर्द भी होता तो जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे ज़ाहिर हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश अमृता ने भी की, इसलिए उसने प्रीतम सिंह से अलहदगी इख्तियार कर ली, तलाक ले ली और साहिर की तरफ बढ़ी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब तलाक लेती है अमृता तो वो अखबार की एक सुर्खी भी देखती है कि साहिर को किसी और लड़की से इश्क हो गया। तो ये सज़ा नहीं मिली उसे? अमृता एक बड़ी खूबसूरत बात कहती हैं, वो कहती हैं ज़िंदगी हमें घर बुला के मेहमानदारी करना भूल गई। यानी ये एक सितम ज़रीफ़ी थी कि जब उसने तलाक ली तो उसे अखबार में नज़र आया कि साहिर तो सुधा मल्होत्रा के साथ इश्क में मुब्तला हैं। यहाँ फिर अमृता की एक बड़ापन है उसकी मोहब्बत की दलील है कि वो उसने फिर साहिर को परसू नहीं किया उस तरह, क्योंकि फिर वही बात है, उस साहिर को भी तो मोहब्बत करने का वैसे ही हक़ था जैसे कि अमृता को था। वो अगर सुधा के साथ मोहब्बत कर रहा था, जो कि आगे जाके परवान नहीं चढ़ती, लेकिन उसने वो हक़ उसको भी दिया। अब ये सितम ज़रीफ़ी थी ज़िंदगी की कि जब उसने तलाक ली और आगे से ये ख़बर मिल गई। वैसे अगर ये ख़बर ना भी होती तो साहिर ने फिर भी शादी नहीं करनी थी, अमृता के साथ शादी नहीं करनी थी, क्योंकि साहिर के अंदर ताकत ही नहीं थी, साहिर के अंदर वो करेज, वो हौसला, वो हिम्मत ही नहीं थी कि वो मोहब्बत को अपना सकता इस तरह से। मैं तो ये समझता हूँ कि वो इंतहाई खुदगर्ज आदमी था, इंतहाई खुदगर्ज शायर था, बहुत बड़ा शायर था, लेकिन इंतहाई खुदगर्ज था। उसे मोहब्बतें मिलती रहीं और उन मोहब्बतों के ज़ेर असर उसने अपने ऊपर एक कैफियत तारी किए रखी जो जिला बख्शती रही उसके क्रिएटिव पोटेंशल को। तो एक्चुअली साहिर को आप ये याद रखिए, जो शायर हजरात होते हैं हमारे यहाँ इर्द गिर्द, ये बड़े खुदगर्ज होते हैं। उन्हें अपनी तख्लीक से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं होता। वो उन सारी मोहब्बतों को अपनी तख्लीक को जिला बख्शने के लिए इस्तेमाल करता रहा साहिर लुधियानवी। लेकिन अमृता भी तो एक शायर थी, तो उसकी शायरी पे क्या असर हुआ या उसने क्या यूज़ किया इसको? अमृता की तो सारी शायरी मोहब्बत की शायरी है। मैंने अर्ज़ किया ना, ये जो ला हासिली थी, इसने उसे ज़्यादा पुख्ता, ज़्यादा मैच्योर कर दिया था अमृता को। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद हमें अमृता तकसीम के ऊपर जो कुछ लिखती हैं, अज आखा मारत शारों के तो कबरां विचों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फूल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां दियां रोंदियां तेनू वारस शाह नू कहण, उठ दर्द मंदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, ते लहू दी भरी जनाब। ये बड़ी खूबसूरत नज़म है पूरी की पूरी। ये बहुत पहले उन्होंने लिखी हुई है, बहुत पहले ये नज़म कही थी। तो हमें नज़र आता है कि उनका जो सफ़र है, शेरी सफ़र, वो ज़्यादा पुख्ता होता गया मोहब्बत के जज्बे के साथ मिलके। लाहौर से दिल्ली क्यों शिफ्ट हुई? 47 में शिफ्ट हुई। 47, यही तो वो कहती हैं कि मेरे और साहिर के दरमियान एक खामोशी और एक ज़बान का फ़र्क था, 900 मील सहरा का फ़र्क था। अच्छा। वो ये कहती हैं कि वो कहती हैं कि मैं दिल्ली आ गई, वो लाहौर में था। साहिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में पढ़ते थे, यहीं लाहौर में रहते थे, बाद में गए हिंदुस्तान। तो वो फ़र्क तो था उनके दरमियान। फिर मज़हब का भी फ़र्क था, वो सिख थी, ये मुसलमान थे, ये भी एक फ़र्क था। और जो कहती हैं सहरा का एक फ़र्क था, 900 मील लंबा सहरा था, वो इशारा उसी तरफ है। खामोशी ये कि वो खामोश रहते थे, ये इकट्ठे जब मिलते भी थे दोनों तो ज़्यादा वक्त खामोशी में गुजरता था। और ज़बान का फ़र्क जो है वो ये कि ये पंजाबी ज़बान में लिखती थी और वो उर्दू में लिखते थे साहिर। ये फ़र्क है जिसकी वजह से शायद ये पंजाबी होना और उर्दू होना दो मुख्तलिफ़ कबीले समझे जाते थे। अगर अमृता उर्दू शायर होती या साहिर पंजाबी शायर होते तो इनकी मोहब्बत जो है वो कामयाब हो सकती? अगर आप रसीदी टिकट देखें या अमृता की दूसरी किताबें कुछ देखें तो आपको जगह जगह ये नज़र आएगा कि अदीब और अदबी हल्के को बहुत ज़्यादा ओन नहीं करते थे अमृता प्रीतम को। शायद उसकी वजह ये थी कि वो पंजाबी शायरा थी। मेरा ख्याल है कि अगर वो उर्दू शायरा होती, साहिर से शादी तो शायद फिर भी ना होती, लेकिन वो
एक ज़्यादा बड़े लिखारी के तौर पे जल्द कबूल कर ली जाती, बाद में कबूल की गई लेकिन शुरू में नहीं कबूल की गई। ये बार बार इस बात का इजहार भी करती हैं वो अपनी किताब में कि उन्हें कबूल नहीं किया गया। शायद इसकी वजह ये थी कि पंजाबी शायरी में हमारे यहाँ हम देखते हैं कि उन्हीं के ज़माने में फैज़ अहमद फैज़ भी थे, राशिद भी थे, मजीद अमजद भी थे, नासिर काज़मी भी थे, ये सब लोग ये बड़े पाए के शायर थे। इन्हें बहुत कबूल भी किया गया और इन्होंने मीडियम भी उर्दू ज़बान को बनाया। शायद अगर ये पंजाबी में शायरी करते तो उस वक्त इन्हें उस तरह कबूल ना किया जाता। अमृता की ज़िंदगी में इमरोज़ कैसे आता है? अमृता की ज़िंदगी में इमरोज़ आप ये समझिए कि वो कहती है कि जो मिट्टी के ऊपर जब बारिश बरसती है तो जो उसमें से खुशबू बरामद होती है, जो निकलती है खुशबू, वो मोहब्बत की खुशबू है और अगर सूखा पड़ जाए तो वो मिट्टी है फिर। तो जो ये मिट्टी थी, ये सूखी मिट्टी थी जिस पे इमरोज़ का आना बारिश की तरह से था, जिसने उस खुशबू को, उसके अंदर जो खुशबू थी उसको उभारा। और ये एक्चुअली तो एक स्केच बनाया करते थे इमरोज़ का ताल्लुक़ वैसे फैसलाबाद से था, चक नंबर 36, इंद्रजीत इनका नाम था। लेकिन जब ये वहाँ चले गए स्केचिंग किया करते थे, शायर भी थे, स्केचिंग भी करते थे, लिखते भी थे। और इनका जो पर्चा था जो इन्होंने निकाला अमृता ने, उसमें भी स्केचिंग किया करते। तो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए, स्केचिंग की वजह से, शायरी की ज़ौक़ की वजह से। फिर दोनों में ताल्लुक़ डेवलप हो गया। और दोस्ती कैसे होती है? ज़्यादा वक्त साथ गुजारने की वजह से। यहाँ अमृता एक बात कहती है कि मेरी जो अंदर की औरत थी उसको एड्रेस किया इमरोज़ ने एक लम्हे में। वो लम्हा ये था कि इमरोज़ स्केचिंग कर रहे थे अपने पतले वाले ब्रश से, कुछ कैनवस पे कुछ नक्श व निगार बना रहे थे कि अचानक उन्होंने सुर्ख रंग में जाके डुबोया अपने ब्रश को और अमृता के माथे पे बिंदिया बना दी। अमृता कहती मुझे अपनी औरत होने का शदीद एहसास उस वक्त हुआ। ये फिर वही बात है, इमरोज़ ने उसकी मोहब्बत को जगा दिया अपने लिए। अच्छा, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अगर पहला कोई लिव इन रिलेशनशिप था जो मंजर आम पर है, जिसे ऑन किया गया, तो वो अमृता और इमरोज़ का था। ये दोनों साथ कैसे रहते हैं? देखिए, एक तो जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं उसे कोई ज़माने ने ओन नहीं किया, उसे ख़ुद अमृता ने ओन किया। और बट साहब, अगर किसी मोहब्बत को कबूल किया जाए तो मेरा ख़्याल है उसके अंदर कोई मुज़ायका, कोई हरज, कोई दाग या कोई आलाइश नहीं रहती। शादी भी तो इजाब व कबूल ही का नाम है। अगर उसने इमरोज़ को कबूल किया और उसके साथ रहना शुरू किया तो ज़रूरी है कि उसके लिए कोई 3 गवाह चाहिए या 5-7 फेरे चाहिए, या उसके लिए तो ज़रूरत नहीं थी। इजाब व कबूल ही प्रीतम के साथ था। वो इजाब व कबूल साहिर ने नहीं किया, इमरोज़ ने किया। इमरोज़ ने, मैंने जैसे अर्ज़ किया ना, उसकी अंदर की औरत को उभारा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, औरत को उसके एहसास को अपने लिए बेदार करवाया जाए। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं ना कि औरत एक सुपरमैन को ढूंढ रही होती है, एक जो उसके लिए एक प्रोटेक्शन बन सके, जो प्रोटेक्टर हो उसका। ठीक है, वो भी यहाँ अमृता प्रीतम हम देखते हैं उसके बिल्कुल मुखालिफ समझ जाती है। कैसे? वो ये कहती है कि मेरे अंदर औरत के एहसास को उजागर करो, जिसने किया मैं उसकी हो गई, मैं उसके साथ रह भी सकती हूँ, मैं उसके साथ खा भी सकती हूँ। वो इमरोज़ चाय बना के लाया करता था और वो जब लिख रही होती तो बिल्कुल मुख्तलिफ औरत होती थी। वो उसे छेड़ता भी नहीं था, बुलाता भी नहीं था। वो बस ये करता था कि कप उठा के दूसरा कप उसके सामने पेश कर दिया करता था, ताकि इसके लिखने में 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, ज़ाहिर है उनका काम ही लिखना था। उनके लिखने में उसके जो तख्लीकी वफूर है उसके अंदर कोई कमी ना आए, ये करता था। वो साइकिल पे लेके जाना, मोटरसाइकिल पे लेके जाना, मोटरसाइकिल पे जा रही हैं, वो जो कहते हैं कि मेरी कमर पे वो साहिर साहिर लिख रही होती थी। अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, हमारी जो अखलाकियात है, मुरव्वजा अखलाकियात, इसमें मर्द ये महसूस करता है कि उसकी ईगो हर्ट क्यों नहीं होती थी। इमरोज़ की ईगो हर्ट क्यों नहीं होती थी? इसलिए नहीं होती थी कि इमरोज़ उसकी हर मोहब्बत को उसकी पूरी सच्चाई के साथ कबूल करता था। वो सिर्फ साहिर से मोहब्बत नहीं थी, वो उसके बच्चों से मोहब्बत भी थी। इमरोज़ आखिरी वक्त में
उसके बेटे अब की जो बीवी है, यानी इसकी जो बहू थी अमृता प्रीतम की, अलका, उसके साथ रह रहे थे। अच्छा। समझने की बात यह है कि इमरोज़ ने अमृता प्रीतम की हर मोहब्बत को उसकी पूरी सच्चाई के साथ कबूल किया, और ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि अगर वो इमरोज़ के साथ आ गई तो साहिर की मोहब्बत को दफन कर दे, जब साहिर के साथ आ गई थी तो प्रीतम सिंह की मोहब्बत को दफन कर दे, या किसी और की मोहब्बत को दफन कर दे। इमरोज़ अमृता की ज़िंदगी में कब आया? तलाक से पहले या तलाक के बाद? तलाक से पहले। प्रीतम सिंह से तलाक से पहले आ गए, क्योंकि वो स्केचिंग वगैरह करते थे उनके पर्चे के लिए। ताल्लुक़ तो था, मिलना जुलना तो था, लेकिन वो जो एक लम्हा मैंने अर्ज़ किया ना, जो लम्हा था वो ये था कि जब ये दोनों एक जगह मौजूद थे और वो कुछ कैनवस पे बना रहा था और उसने अपने ब्रश से बिंदिया बना दी इनके माथे पे, तो वो कहती हैं कि ये वो लम्हा था जब मेरे अंदर की औरत जाग गई, औरत के अंदर मोहब्बत का मुझे एहसास हुआ इमरोज़ के लिए। अमृता प्रीतम कहती हैं कि मोहब्बत कुछ अरसे बाद एक टूटी हुई जूती की तरह है जिसे घसीटना पड़ता है, लेकिन अमृता ने तो खुद ऐसा कुछ किया नहीं। ये अमृता प्रीतम की एक किरदार की ज़बान है जिसमें ये अदा किया गया कि मोहब्बत को कुछ अरसे बाद एक टूटी जूती की तरह घसीटना पड़ता है। अमृता ने बिल्कुल ये नहीं किया, अमृता ने इसके मुखालिफ रुख इख्तियार किया। उसने अपनी मोहब्बत का, अगर आप उसे जूती कहते हैं, तो उसको टूटने ही नहीं दिया, उसे ऐसे एक होने ही नहीं दिया कि उसे घसीटना पड़े। उसने किसी भी मोहब्बत को घसीटा नहीं, ना साहिर से, ना प्रीतम से, ना इमरोज़ से। आप हो सकते हैं एतराज़ करें कि मैं बार बार प्रीतम को उसकी मोहब्बत क्यों कहता हूँ। उसने आखिरी वक्त तक अपने नाम के साथ प्रीतम का नाम जोड़े रखा है। वजह क्या थी? वजह मैं तो समझता हूँ प्रीतम से भी उसको मोहब्बत थी, प्रीतम के साथ भी ताल्लुक़, और यही वजह कि जब प्रीतम आखिरी दिनों में बीमार थे तो अमृता ने उनकी निगहदाश्त भी की। वो कहती है कि इंसान के अंदर जो वस्फ़ है उसी का इम्तिहान लिया जाता है, और मेरे अंदर मोहब्बत थी, सबके लिए थी मोहब्बत। वो अमृता ने टूटी हुई जूती की तरह अपनी मोहब्बत को नहीं घसीटा, उसने अपनी मोहब्बत को एक बारिश बनाया। वो बारिश, उसके लिए मोहब्बत एक बारिश थी जिसके नीचे बैठ के वो सरशार होती थी। जब अमृता को पता चला कि साहिर को किसी और से मोहब्बत हो गई है, दिल टूटा होगा अमृता का, इमरोज़ ने उस वक्त में कैसे संभाला अमृता को? उस वक्त तो इमरोज़ बहुत करीब नहीं थे उनके। एक बात तो ये है, ये जो गम था या ये जो धचका था, ये उसने अपने दिल पे खुद ही सहा, खुद ही उस दर्द से, खुद ही उस कर्ब से गुजरी अमृता। और ना उन्होंने किसी से कोई गिला शिकवा किया, जो कि होता भी नहीं है मोहब्बत में। ना उन्होंने अपना कोई हक़ जताने की कोशिश की साहिर पे, जैसा कि होता है मोहब्बत में। एक्चुअली असल मोहब्बत में हम लोग तो जाली इंसानों की तरह से रहते हैं ना, झूठ के ऊपर कायम रखते हैं अपनी मोहब्बतों को। हम तो एक दूसरे से नाटक कर रहे होते हैं हम तो, क्योंकि जब तक हम दूसरे को उसकी सच्चाई समेत कबूल नहीं करते, हम जाली इंसान हैं। खुद अमृता कहती है ये इंसान ज़रूरत पड़ने पे खुदा से भी सौदेबाजी शुरू कर देते हैं। अमृता सौदेबाजी नहीं करती थी। जैसे मार्क्स भी कहता है कि ये दुनिया असल इंसानों से उस वक्त भरेगी, और असल इंसान उस वक्त यहाँ पैदा होंगे जब वो गर्ज़ के बग़ैर एक दूसरे से मिलेंगे। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए ऐसी जगह का, ऐसी दुनिया का, जहाँ हमारे जो रिलेशंस हैं हम अपनी मर्ज़ी से डेवलप कर रहे हैं। हमें कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें किसी का कोई खौफ नहीं है, हमें कोई किसी इंसेंटिव का, या किसी से आगे बढ़ने का, किसी से मुकाबला करने का, या किसी से कुछ छीन लेने का, या किसी अदम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, या किसी के पास जाके तहफ़्फ़ुज़ का, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा ना जी, औरत ढूंढती है एक सुपरमैन को जो उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे। ढूंढती है, लेकिन इनसिक्योर औरत ढूंढती है। अमृता प्रीतम इनसिक्योर औरत नहीं थी, वो एक सिक्योर औरत थी। उसकी सिक्योरिटी उसकी मोहब्बत थी, उसकी सिक्योरिटी मोहब्बत बांटना थी। हम इनसिक्योर औरतों की बात कर रहे हैं, इनसिक्योर मर्दों की बात कर रहे हैं जो अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्शन के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी की मोहब्बत को ढूंढते हैं, किसी से गिले शिकवे करते हैं, किसी पर अपना हक़ जताने की कोशिश करते हैं, किसी ताल्लुक़ को अपने लिए एक ढाल बनाने की कोशिश करते हैं। अमृता ने ऐसा नहीं किया। क्या इमरोज़ के अंदर कभी जेलसी आई साहिर को लेकर? नहीं, कभी नहीं आई। इमरोज़ की तो ताकत या उसकी खूबी, उसका वस्फ़ ही ये है कि उसने अमृता को उसकी मोहब्बत समेत कबूल किया। वो कहता है ना कि बल्कि उसके जाने के बाद भी, अमृता के जाने के बाद भी वो कहता है कि वो सारे दिन और सारी रातें मैंने जो तुम्हारे साथ गुजारी हैं, अब वो नज़्मों की सूरत इख्तियार कर रही हैं।
और वो घर में भी उसने जो स्केचिंग की हुई थी, लगाया हुआ था, उसने कहा था आप ये ना कहो कि वो चली गई है, वो यहीं है, मेरे पास है, क्योंकि मेरे दिल में है। तो उसकी मौजूदगी का एहसास हमा वक्त उसे रहता था। ये हम 40-45 साल की जो ज़िंदगी है दोनों की जो गुजरी है, उसमें देखते हैं कि इमरोज़ कहीं भी सिर्फ साहिर ही नहीं, किसी भी और मोहब्बत से जेलसी का मुजाहरा नहीं करता। अमृता को मरते दम तक साहिर से मोहब्बत रही, उसने उस मोहब्बत को ओन किया मरते दम तक। तो फिर इमरोज़ के पास जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई अमृता को? यही तो फ़िलॉसफी है अमृता की, कि औरत महज जिन्स नहीं है, औरत सिन्फ भी है। सिन्फ में और जिन्स में फ़र्क है। औरत का जो सिन्फी एक्सप्रेशन है, जो सिन्फी इजहार है, वो समाजी इजहार है। जिन्स ऐसी ही उसकी एक ज़रूरत है, जैसे कि खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, जैसे मर्द की एक ज़रूरत है, वो ऐसी ही ज़रूरत है। इमरोज़ के साथ अगर कोई जिस्मानी ताल्लुक़ उसका था तो वो एक इंसानी ज़रूरत के तहत था। उस जिस्मानी ताल्लुक़ का उसकी मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी मोहब्बत पे कोई ज़र्ब नहीं आती। आ कैसे सकती है? वो दिल का रिश्ता है, ये जिस्म का रिश्ता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उस दिल और जिस्म के रिश्ते को, हम ये कहते हैं कि जिसके साथ हमारा जिस्म का रिश्ता जुड़ गया, ज़बरदस्ती चाहे किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रूक, दिल का रिश्ता भी उसी के साथ जोड़ना है। अब वो दिल का रिश्ता जुड़ता तो नहीं है, फिर होता क्या है? इस बात का बार बार इजहार किया जाता है कि दिल का रिश्ता भी इसी के साथ है, जिस कमबख्त के साथ जिस्म का रिश्ता जुड़ गया। अमृता इस चीज़ को कबूल नहीं करती थी। अमृता क्या, कोई भी ज़ी शऊर औरत इस बात को कबूल नहीं करती। ज़्यादा ताकतवर कौन सा रिश्ता है, जिस्म का या दिल का? ये अपने अपने एहसास की बात है। जैसे साहिर के लिए शायद जिस्म के रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं थी, और जो दिल के रिश्ते थे वो बहुत ही नापायदार थे। जो उसके अपने दिल के रिश्ते कायम हुए, उसने जब किसी से मोहब्बत की तो नापायदार थी। ये एहसास है, ज़रूरत है, नफसानी, नफसी, जिस्मानी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। हम अगर समाजी ताल्लुक़ की बात करें, अमृता और इमरोज़ का जो रिश्ता था लिव इन, उस पर तनकीद होती होगी, शादी क्यों नहीं की इन्होंने? शादी ना करने की वजह शायद बहुत शऊरी थी, क्योंकि अमृता के नज़दीक शादी करके हो सकता है वो दोबारा एक क़ैद में नहीं जाना चाहती थी। वो ये बड़ी खूबसूरत बात कहती हैं कि तुम मुझे ढूंढना, जहाँ कहीं तुम्हें कोई आज़ाद जज़ीरा नज़र आएगा मैं वहाँ होंगी। वो ख़ुद को एक आज़ाद, अपनी कहानियों में ख़ुद को एक आज़ाद जज़ीरे की मानंद कहती हैं। वो अपनी इंडिपेंडेंस, बेहैसियत एक औरत के, बेहैसियत एक लिखारी के, अपनी आज़ादी को बरबला उसका इजहार भी किया, और उसके लिए उसने कुर्बानियाँ भी और क़ायम भी रखा। तनकीद भी होती थी, लोग बुरा भला भी कहते थे और डिसोन भी करते थे इन्हें, लेकिन उसके बावजूद उसने सब्त किया, उसने अमल किया उस फ़िलॉसफी पे जिसका कि वो इजहार कर रही थी। हिपोक्रेसी का मुजाहरा नहीं किया कि वो कहे कुछ और करे कुछ, यानी कि वो घरों में बैठ के तो सच्ची सवित्री बनी रहे, या घरों में तो वो अपनी कमिटमेंट और अपने दिल और दुनिया और समाज के बंधनों को प्रोटेक्ट करती रहे और बाहर जाके तरगीब देती रहे मोहब्बत करने की और रिबेल करने की। ऐसे नहीं किया उसने। इमरोज़ के होते हुए क्या अमृता को साहिर के बाद किसी और से मोहब्बत हुई? मेरा ख्याल है इमरोज़ की मोहब्बत में ऐसी शिद्दत थी, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ था, ऐसी सरशारी थी कि अमृता को किसी और से मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा। अगर होती तो हो सकता है वो उसका इजहार करती, क्योंकि वो बहुत निडर थी इस मामले में। ये जो हमारी फेमिनिस्ट ख़ातीन हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लर्न करना चाहिए अमृता से। अमृता फेमिनिस्ट थी? अमृता ये समझती थी कि औरत एक मुख्तलिफ नौ है, वो काइंड ही डिफरेंट है। उसका एहसास, उसका जज्बा वो मर्द से मुख्तलिफ है, उसे वैसे ही कबूल किया जाए जैसे वो है। आप उसे ग़ुलाम नहीं, ये एक जो अमृता की जो फ़िलॉसफी है उसके पीछे पूरी इंसानी सोच है जो कि कई हज़ार सालों में डेवलप हुई है। वो ऐसे ही है कि जैसे
कमज़ोर है ना औरत, कहते हैं ना औरत कमज़ोर है, अमृता नहीं कहती थी। वो कहती है आप ये क्यों कहते हैं कि औरत कमज़ोर है? आप जब आप ये कहते हैं कि औरत सिनफ़ नाजुक है, औरत कमज़ोर है, इसका मतलब है कि आप अब तक उस ट्राइबल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ मर्द ताकतवर है, जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करता है, और वो किसी को मार धाड़ करके, कत्लो गारत करके, कमा के खाना कमा के ले आता है। औरत बेचारी ये नहीं कर सकती, इसलिए वो बेचारी है, वो सिनफ़ नाजुक है। अब तो वो ज़माना नहीं है। ये उस ज़माने के रिवाज हैं, उस ज़माने की सोच है जिसे आप घसीटते चले आ रहे हैं अपने साथ। या ये फ्यूडल सोच है, यानी ज़मीन आपके पास है, घोड़े आप दौड़ाते हैं, जंगें आप लड़ते हैं, ज़मीन पे खेती बाड़ी क्योंकि औरत ने बनाई या उसने ईजाद की, तो आपने उसे कड़े पहना दिए, आपने ब्रेसलेट पहना दिए, आपने नेकलेस पहना दिए। क्या है ये? औरत को एक्चुअली बांधने का एक तरीका था जो आज हमारे यहाँ एक उसका प्राइड बन गया, सोना चांदी। ये जिस औरत को, क्योंकि औरत को ज़मीन पे खेती बाड़ी करने का फ़न आता था, इसलिए जिसके पास ज़मीन थी उसके लिए औरत का होना भी ज़रूरी था। इसलिए उसने औरतों को ये कड़े बड़े पहना दिए कि ये हमारी ग़ुलामी में रहे। एक्चुअली वो मकसद ये था कि प्लांटेशन की जाए। ये वो सारे तसव्वुरात थे जिनको रद्द कर दिया अमृता प्रीतम एक्चुअली। जो वो कहती है ना कि मर्द ने औरत के साथ सिर्फ सोना सीखा है, जागना नहीं, तो उसका मतलब ये है कि वो उसे सिर्फ एक जिन्स के तौर पे ले रहा है, कमोडिटी के तौर पे ले रहा है, ग़ुलाम के तौर पे ले रहा है। उस ग़ुलामी से निजात हासिल करने का तरीका ये कि उसको एक मुख्तलिफ काइंड समझा जाए, उसको एक मुख्तलिफ नौ समझा जाए, मुख्तलिफ इंसान समझा जाए जैसा कि वो है, और उसे कबूल किया जाए। हम अगर देखें इमरोज़ और अमृता का भी जिस्मानी ताल्लुक़ था, तो ये जो बात है कि औरत के साथ मर्द ने सिर्फ सोना सीखा है, जागना नहीं, तो ये वाला तसव्वुर आप देखते हैं इनमें? इमरोज़ ही तो जागा है अमृता के साथ। इमरोज़ एक आला वस्फ रखने वाले ह्यूमन बीइंग की सबसे ज़बरदस्त मिसाल है। जिस औरत से मोहब्बत करता है वो अपने आप को उसके लिए त्याग देता है। ये होटल में मिलने के लिए गए, इमरोज़ अमृता के साथ था, तो जेलस तो साहिर हुआ। अच्छा, साहिर से मुलाकात थी इमरोज़ की? मुलाकात हुई, तीनों बैठे, तीनों के जाने उसने एक नज़्म भी लिखी, एक गीत भी लिखा, जिसमें उसने कहा कि मैं तो एक आवारा बंजारा हूँ, आप तो एक घर गृहस्थी वाले हो, मैं कहाँ आप कहाँ। वो ऐसे जो मैंने कहा ना, वो कैफियत तारी करने के बाद इजहार किया करता था अपनी नज़्मों में, गज़लों, जो भी वो लिरिक्स में। जब वो उठ के चले गए तो उसके बाद फ़ोन भी किया उसने अमृता को, साहिर ने, और वो सुनाई भी, जो लिरिक्स लिखे हुए थे वो सुनाए भी। और ये भी कहा कि वो जो 3 गिलास पड़े हुए थे जिसमें हम तीनों ने शराब पी थी, मैं मुसलसल उन तीनों में शराब पी रहा हूँ। अच्छा। यार ये भी नहीं कि सिर्फ अमृता वाले गिलास में शराब नहीं पी रहा था, वो इमरोज़ वाले गिलास में भी शराब पी रहा था। अगर हम अमृता का वन साइडेड लव का तसव्वुर समझें, आपके ख्याल में जो प्यार के बदले प्यार मिलता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, या जो वन साइडेड लव है? व्हाट्सअप इसका तो बड़ा ही अच्छा जवाब उसने ख़ुद दिया ना, कि खुशियाँ खूबसूरत जिस्मों के लिए और गम खूबसूरत रूहों के लिए होते हैं। ये खूब, फिर वो कहती है ना कि ज़िंदगी आपके उसी वस्फ़ का इम्तिहान लेती है जो आपके अंदर होता है, और मेरे अंदर मोहब्बत थी, ज़िंदगी ने उस वस्फ़ का ही इम्तिहान लिया। मोहब्बत की तो मोहब्बत नहीं मिली, और मोहब्बत उसे देना पड़ी। तो अगर आपको मोहब्बत आप करें और आपको मोहब्बत मिल जाए उसके बदले में, तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी संवर जाती है, संवर जाती होगी। अमृता को मेरा ख्याल है कि मैं तो जज करने वाला कोई नहीं, लेकिन अमृता ने शायद इतनी बड़ी तख्लीक ना कर सकती, शायद इतना कुछ ना लिख पाती, शायद आज हम उसकी मोहब्बत को डिस्कस भी ना कर रहे होते, शायद अगर मिल जाती उसे, अगर मिल जाती तो हो सकता है। ऑस्कर वाइल्ड कहता है ना कि दुनिया में 2 ही ट्रेजेडीज़ हैं, एक ये कि आप किसी चीज़ की तमन्ना करें और वो आपको ना मिले, और दूसरी ट्रेजेडी ये है कि वो मिल जाए। तो मोहब्बत में ला हासिली, उसका दर्द, उसका गम बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैज़ साहब का देख लीजिए तसव्वुर मोहब्बत। वो क्या था? हम तो मजबूर थे इस दिल से, मगर है जाने जहाँ अपने उशाक से ऐसे भी कोई करता है, तेरी महफिल को खुदा रखे अबद तक कायम, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है। ये फैज़ का तसव्वुर है। यानी इन अ नटशेल, मोहब्बत देने का नाम है, मोहब्बत सरशारी का नाम है। उस खूबसूरती से, उस रानाइयत से, उस शगुफ्तगी से जो आप अपने महबूब से हासिल करते हैं,
रेसिप्रोकेट करने का नाम मोहब्बत नहीं है। आपने बदले में कुछ नहीं मांगना। अच्छा, अमृता को लाहौर से मोहब्बत थी? लाहौर से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन लाहौर कभी वापस नहीं आए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो लाहौर से गए तो वापस नहीं आए, जैसे कि ओपी नैयर थे, बहुत बड़े मौसीकार थे, जैसे प्राण थे, जैसे खुद अमृता थी। मेरी जो नाक़िस रिसर्च है उस पर मैंने ये महसूस किया कि ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें दुख था, गम था। गम ये था कि हमें लाहौर छोड़ना पड़ा अपने मज़हब की वजह से। अच्छा। वो गम था जो इनके साथ था। इन्हें लाहौर से बड़ी मोहब्बत होने के बावजूद एक गिला था कि इस शहर ने हमें हमारे मज़हब की वजह से निकाल दिया। ये गिला ओपी नैयर को भी था, ये अमृता को भी था, और ये प्राण को भी था किसी हद तक। गो के प्राण का उस तरह से शहर नहीं था कि प्राण बहुत अरसा रहे थे यहाँ। ये था। प्रेम चोपड़ा साहब से तो मेरी खैर खुद बात हुई है, उन्हें तो मोहब्बत है जैसी कि है। उन्हें अपने वो 9 साल का जो यहाँ उन्होंने गुजारे वो उसे बहुत रेलिश करते हैं। इन लोगों ने इसलिए कभी वापस नहीं आए। ओपन ये कहते थे कि मैं इसलिए वापस नहीं जाता, मैं सामान बांधता हूँ, वापस इसलिए जाता कि मैं मर जाऊँगा। उन्हें ये लगता था कि वो लाहौर जाएंगे तो वो शिद्दत जज्बात से मर जाएंगे। अमृता का ऐसा मामला नहीं था। वो कहती है एक्चुअली मज़हब के मामले पे भी, जैसे कि बचपन में उसके साथ वो तजुर्बा हुआ था जिसमें ईश्वर पर ईमान डगमगा गया उनका, फिर वो कहती है कि रूहानियत हर इंसान में होती है, इनके मज़हब बस फ़र्क है। अगर हम बात करें 1947 में जो लोग यहाँ से गए जिनका मज़हब अलग था, तो उस टाइम पे हमने देखा कि कोई सिख भी इधर लाहौर में रहता हो, हिंदू भी इधर लाहौर में रहते हो, या ज़बरदस्ती इनको भेजा गया? नहीं बट साहब, अनफॉर्चुनेटली 1947 में जो वाक़यात हुए फसादात, उसके पीछे बहुत जो कार फरमा थी चीज़, वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने अपने लोगों को बहुत ज़्यादा जज्बात को भड़का दिया। और हिंदू मुस्लिम सिख मुनाफरत हर पार्टी ने हर अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत शदीद पैदा कर दी थी। फिर यही हुआ कि यहाँ जो लोग रह गए उन्हें चुन चुन के टारगेट करके थ्रेटन भी किया गया, मारा पीटा भी गया, कत्ल गारत भी की गई, भगाया भी गया। तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ, वहाँ से आने वालों के साथ भी ऐसे ही हुआ, यहाँ से जाने वालों के साथ भी ऐसे हुई। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस ज़मीन में। जो लोग राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, ये इनमें से ओपी नायर, यश चोपड़ा, BR चोपड़ा और बहुत से राजेंद्र या सुनील दत्त, देवानंद, इनमें से कोई भी जाना नहीं चाहता था। अच्छा। कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो एक बड़ा मशहूर एक क्लिप भी है संजय दत्त का जो चल भी रहा होता है कि जो घर में गए तो सुनील दत्त रो रहे थे, तो उन्होंने हैरान, उन्होंने कहा मम्मी याद आ रही होंगी। तो उन्होंने पूछा कि दत्त साहब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा यार घर याद आ रहे। उन्होंने कहा दत्त साहब यही ਤੁਹਾਡਾ घर है जिधर बैठे? उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे तो घर जेल में है पाकिस्तान। यह आखिरी उम्र की बात है उनकी। तो ये तो कहानियाँ मैंने अब उन लोगों से सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं सारी की सारी। लोग अपनी मिट्टी को, अपनी शनाख्त, अपनी मोहब्बत को इस इलाके से कभी नहीं भूले। अमृता भी नहीं भूली। हाँ, अलबत्ता हमें एक वाक़या मिल जाता है कि जब वो चादर लेके गए यहाँ से तो उन्होंने कहा कि आज मेरे ससुराल से कुछ आया है, यहाँ से जो मिलने वाले गए। लेकिन अमृता के दिल में ये गिला था कि शहर लाहौर ने उसको उसके मज़हब की वजह से निकाला। और बड़ी खूबसूरत बात कहती है, वो कहती है कि तकसीम ने सिर्फ ज़मीन ही तकसीम नहीं की, मेरी मोहब्बत भी तकसीम कर दी। क्योंकि साहिर इधर रह गए थे ना, वहाँ चली गई। साहिर तो बाद में उधर गए। अच्छा, अगर हम देखें, आपने अक्सर जिक्र भी किया कि अगर मंटो भारत में रहते तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अगर ये लोग सुनील दत्त, देवानंद और जो हमने जिक्र किए, अगर वो उस टाइम पे पाकिस्तान में रहते, क्या उनको वो कदर, वो वैल्यू मिलती जो उन्हें भारत में जाकर मिली? पता नहीं ज़िंदा भी रहते या ना रहते, क्योंकि जो फसादात हो रहे थे उन फसादात में तो हिंदू और सिखों का यहाँ रहना मुहाल था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर दैम टू लिव हियर। नहीं था, क्योंकि हमें आज लाहौर में एक भी हिंदू ख़ानदान नज़र नहीं आता। जो हिंदू ख़ानदान कुछ थे उन्होंने क्रिश्चियन मज़हब चाहे दिखाने के लिए, लेकिन कबूल कर लिया। आज भी यहाँ फिर हम देखते हैं आने वाले, यहाँ अगर आप किसी से पूछें कि किसी के आपके आबा अजदाद कहीं सिख थे या हिंदू थे, तो फ़ौरन इस चीज़ को झटक देगा
और फ़ौरन बताएगा नहीं नहीं, असी तो शाम तो आए सी, उर्दन तो, असी तो अरब तो, हिजाज, और ऐसे ऐसे अरब मुल्कों के नाम लेगा जो उसने शायद सुने ही होंगे बस, लेकिन वो अपना सिलसिला जाके उनके साथ जोड़ देगा। वो उस मिट्टी को ही ओन नहीं करता, वो अपनी उस नस्ल को ही ओन नहीं करता। भाई यहाँ पहले हिंदू ही थे, उसके बाद बुद्धिस्ट आए, फिर जैन आए, जर ये मुसलमान आए। तो भाई जाहिर है कोई ना कोई आबाव अजदाद में हो सकता है, आप एरियंस हो सकता है बाहर से आए हों, लेकिन ओनरशिप नहीं है, ना मिट्टी की ओनरशिप है, ना अपनी नस्ल की ओनरशिप। अमृता और इमरोज़ का जो आखिरी वक्त था वो कैसा था? आखिरी वक्त में तो बड़ी खूबसूरत नज़में लिखी हैं अमृता ने, और एक तो बड़ी ही शानदार नज़म है जो इमरोज़ को डेडिकेट की है। मुझे तो वो आज आखा वारिस शाह से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तैनू फेर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखय्युल दी छणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, ये खबरें तेरे कैनवस ते एक रसमई लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी, मैं तैनू फेर मिलांगी। खबरें सूरज दी लौ बन के तेरे रंगां च घुलांगी, या रंगां दी बावां च बह के तेरे कैनवस नू वलांगी, या शायद मैं कोई चश्मा बनांगी ते जिवें चश्मे दा पानी उडदा है, मैं एक ठंडक बन के तेरी छाती नाल लगांगी, मैं पानी दी बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी। मैं होर कुछ नहीं जानती, पर ऐना जाननी आ, वक्त जो भी करेगा ਇਹ जन्म मेरे नाल टुरेगा, ਇਹ जिस्म मुकदा ते सब कुछ मुक जांदा है, पर चेतियां दे धागे कायनात दी कणा वांगू हुंदे न। मैं इन्हां नूं चुनांगी ते धागियां नूं वलांगी, मैं तैनू फेर मिलांगी। ये नज़म थी जो लिखी उन्होंने इमरोज़ के लिए। अब आप देखें इसके अंदर कैसा जज्बे की कैसी खूबसूरती है, कैसी लताफत है, क्या शुगुफ्ता बयानी है, कैसा वादा है। यानी कि वो कहती हैं कि मैं तुम्हें फिर मिलूँगी, कभी कहती हैं मैं चश्मा बन के, पानी की बूंद बन के, कभी तुम्हारे कैनवस पे उतरूँगी, पेंटर थे वो, और कभी सूरज की लौ बन के तुम्हें मिलूँगी, घुलूँगी तुम्हारे रंगों में, और उन रंगों में बैठ के मैं तेरे कैनवस नू वलांगी। अब ये कैसा खूबसूरत इजहार है। ये नज़म थी जो इमरोज़ के लिए उन्होंने कही थी, यानी दोबारा मिलने का वादा था। अगर हम कंपैरिजन करें अमृता की जो साहिर से मोहब्बत थी और जो इमरोज़ की अमृता से मोहब्बत थी, किसकी मोहब्बत ज़्यादा थी? मेरा ख्याल है कि अमृता की साहिर से मोहब्बत में शिद्दत ज़्यादा थी, और इमरोज़ की अमृता से मोहब्बत में गहराई ज़्यादा थी। इस मोहब्बत में हीरो आप किसको मानते हैं? अमृता को। अमृता हर जगह हीरो नज़र आती है आपको। वो प्रीतम सिंह के साथ मोहब्बत थी या ताल्लुक़ था, वहाँ भी सच्ची, खरी, बेबाक, निडर और अमल करने वाली। साहिर के लिए प्रीतम को छोड़ने में भी निडर और बेबाक और वाशगाफ बात कहने वाली। साहिर की मोहब्बत ना मिलने के नतीजे में मोहब्बत को डिसओन ना करने वाली, मोहब्बत को कबूल करने वाली, साहिर की मोहब्बत से सरशार होने वाली। उसने हमें, अगर जो सबसे अहम काम किया है अमृता ने, उसने मोहब्बत करना सिखाया है बग़ैर किसी गर्ज के। यही सबसे बड़ी बात है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप करते हैं, आप उस मोहब्बत के बदले में जब चाहते हैं कोई आपसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत नहीं है, वो फिर बिज़नेस है। उसने ये बताया कि बिज़नेस में और मोहब्बत में एक्चुअली फ़र्क क्या है। इमरोज़ की मोहब्बत बहरहाल बड़ी शदीद, बड़ी गहरी हमें नज़र आती है। इमरोज़ ने ज़िंदगी के 40-45 साल कुर्बान किए, आखिरी दम तक वो साथ रहा, और उसने भी जिससे मोहब्बत की उसे कबूल किया और अपनी मोहब्बत का बेपाया इजहार किया। उसने जो किया, उसने हमारे मुरवजा अखलाकियात में मर्द की ईगो को ठेस पहुँचाई, जो कि पहुँचनी चाहिए। आपकी ईगो को नहीं चाहिए कि किसी की मोहब्बत को खा जाए। उसने मर्द बन के दिखाया। वो कोई अनानियत प्रस्त समाजी बंदरों की लाश को कंधों पे उठा के फिरने वाला शख्स नहीं था। इसलिए उसने सच्ची मोहब्बत की, और उसको उसके बदले में जो भी मिला, अमृता की जो भी मोहब्बत मिली, वो बड़ी खालिस थी, वो सच्ची थी, झूठ नहीं था,
ना उसने प्रीतम सिंह से झूठ बोला, ना साहिर से झूठ बोला, ना इमरोज़ से झूठ बोला। हमारे यहाँ जो मोहब्बतें हैं या आज की दुनिया में जो मोहब्बतें हैं, जो समाजी बंधनों में पनपने वाली मोहब्बतें हैं, वो झूठ पे मबनी होती हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से। वो झूठ के सहारे हम बहुत सी चीज़ों को, एक सेविंग लायर्स होते हैं, वो सेविंग लायर्स हैं। आप उन्हें झूठ ना कहिए, वो सेविंग लाए हमारी ज़िंदगियों को तरतीब दे रहे होते हैं। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या ऐसे सच ज़रूरी हैं जो मुआशरे में या इंसानों की ज़िंदगियों में जहर घोल दें, या सेविंग लाइफ ज़रूरी हैं? ये सवाल बहरहाल उठ सकता है। क्या आज का ज़माना अमृता को एक चीटर के तौर पे याद रखता है, या एक मोहब्बत में उसने अपने आप को जिस तरह से खो दिया उसके तौर पे? क्योंकि अमृता ने अपनी शादी में होते हुए किसी गैर मर्द से मोहब्बत की। शादी में होते हुए आप चांद को मोहब्बत कर सकते हैं, चांद से कर सकते हैं ना। किसी खूबसूरत मंजर से भी मोहब्बत कर सकते हैं, किसी शख्स से भी मोहब्बत कर सकते हैं, किसी ख्याल से भी मोहब्बत कर सकते हैं, किसी जज्बे से भी मोहब्बत कर सकते हैं। सिर्फ यही फ़र्क है। उसके लिए वक्त और ज़माने की, उसने कहा बड़ी खूबसूरत बात है जो अमृता करती है। वो कहती कि मैंने अपनी मोहब्बत को गैर मुजस्सम कर लिया, खुदा बना लिया अपने लिए, गैर मुजस्सम कर लिया, ताकि वो वक्त और ज़माने की क़ैद में ही ना रहे। समाजी बंधन, चाहे शादी है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कुछ है, कोई बिजनेस डील, जो भी है, वो वक्त और ज़माने की क़ैद में है। आप इंसान के एहसास को उस क़ैद पे कुर्बान कैसे कर सकते हैं? ये सवाल था अमृता का। शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, प्रीतम सिंह से शादी भी अच्छी चल रही थी, ताजिर भी बहुत बड़ा था, वो पैसे वैसे भी कमा रहा था, घर का खर्च भी खूब चलता था, बड़े आराम से अय्याशी कर सकती थी, आगे आने वाले दिनों में मोटर वोटर भी मिल जाती, फिरती फिराती भी रहती, चंगी भली ज़िंदगी गुजर रही थी। ये एकदम क्या हुआ कि बीच में साहिर और मोहब्बत, और उस मोहब्बत के ऊपर सब कुछ त्याग दिया, उसने कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो समाजी बंधन इंसान की बेपाया जो इजहार है उसका बेहैसियत इंसान, उसको क्रिपल करने की कोशिश कर रहे थे, उसे काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे। उस बैरियर को उसने तोड़ दिया अमृता ने, जो कि हर औरत नहीं कर सकती, हर मर्द नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। जिसने किया वो एक रेबल भी कहलाएगी, उसको लोग ताना तशनी भी करेंगे, उसको लोग बुरा भला भी कहेंगे, क्योंकि हम रिवायतों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना। वो विल ड्यूरैंट ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जो रिवाज हैं, जो रिवायतें हैं, हम शोर तो बहुत मचाते हैं कि उन्हें बदलना चाहिए, लेकिन मोहब्बत भी हम उन्हीं से करते हैं। और जो चेंज है उसे कबूल करना हमारे लिए वो मुश्किल होता है। हम उन रिवायतों को चेंज लाने वाले फैक्टर्स, एजेंट्स होते हैं, उनसे हम नफ़रत ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम धंसे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं अपनी रिवायतों के अंदर। तो अमृता को बुरा भला कहना तो जाहिर है इस मुआशरे की रिवायतों का एक इजहार है ना। अमृता प्रीतम के बाद हमें कोई और ऐसी औरत नज़र आई हिस्ट्री में या आज के ज़माने में? अब तो खैर बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो इस ताल्लुक़ में रहती भी हैं और बरमला इजहार भी करती हैं, अपने एहसास को सब्त भी करती हैं ज़िंदगी के चेहरे पे। लेकिन हमें विक्टोरियन दौर में अगर आप समझते हैं कि ऐसा कोई शख्स जो मुरव्वजा कोड ऑफ लाइफ को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो जॉर्ज इलियट दिखाई देती हैं। द मिल ऑन द फ्लॉस, एडम बीड, जिन्होंने नॉवल लिखे हैं विक्टोरियन इंग्लैंड में। जॉर्ज इलियट भी ऐसे ही रहा करती थी, ऐसी रिलेशनशिप में थी, उसे ओन करती थी, और लोग बहुत आवाज़ें भी कसते थे, हमें नज़र आता है जॉर्ज इलियट पे। लेकिन बहुत बड़ी राइटर हैं जॉर्ज इलियट। क्या आपके ख्याल में अमृता प्रीतम ने साहिर से ला हासिल और खालिस मोहब्बत की, या अपनी शादी में चीट किया? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।